दोस्तों नमस्कार। राजनीति की तहरीरें अगर आप पढ़ सकते हैं तो किसानों के इस आंदोलन से पढ़ लीजिए। यह ना सोचिए कि सुबह से लेकर शाम तक भारत बंद के बाद उनके हाथ क्या लगा। यह भी ना सोचिए कि बीते 10 महीने यानी तकरीबन 305 दिन पूरे हो चले हैं और इस दौर में 627 किसानों की मौत भी हो गई, तो भी उनके हाथ में क्या आया। यह भी ना सोचिएगा कि इस दौर में जो कानून लागू नहीं है वह भी कहीं ना कहीं सत्ता अपने हिसाब से इस देश की मंडियों को बर्बाद करके कॉरपोरेट के हाथ में समूची ताकत सौंप रही है और सब कुछ बहुत मंद मंद चल रहा है। तो ऐसे में किसानों को क्या मिल रहा है। यह भी मत सोचिएगा कि इस देश के कृषि मंत्री बार बार क्यों कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और किसान भी अपने तौर पर यह कहने से क्यों नहीं कतराते हैं कि दरअसल एमएसपी जब तक कानून नहीं बने और इस देश के 3 रिफॉर्म के नाम पर लाए गए कानून जब तक वापस नहीं होंगे, आंदोलन वापस नहीं होगा, हम घर नहीं लौटेंगे। इसी आसमान के तले कमोवेश हर मौसम को किसान ने देख लिया है। मौत भी देखी है, जिंदगी भी देखी है। कुछ महिलाएं जो आंदोलन कर रही थी, जिस दौर में वह प्रेग्नेंट थी, वह भी इस आंदोलन में शामिल हुई। गांव लौटी, घर लौटी, बच्चे का जन्म हुआ। आंदोलन के दौर में बच्चे का जन्म भी और आंदोलन के दौर में अपने परिजनों की मौत भी। सवाल यह नहीं है कि इस दौर की राजनीति ने इतने बड़े वैक्यूम को बना दिया है जिसमें विपक्ष की तमाम राजनीतिक दलों की मदद इस किसान आंदोलन को मिल रही है। सड़क पर वह भी आते हैं, समर्थन वह भी करते हैं, उनके हाथ भी कुछ राज्य हैं, लेकिन फिर वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें किसान इस देश की राजनीतिक सत्ता को कानून वापस लेने के लिए डिगा नहीं पाते हैं। ये सारे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन यही किसान आंदोलन हो चला है। दुनिया के सामने कम से कम 6 देश ऐसे हैं जहां की पार्लियामेंट के भीतर, जहां के सड़क के ऊपर विरोध प्रदर्शन भी है और वहां पर भारत के किसानों को लेकर आवाज भी है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, इन तमाम जगहों पर मौजूदगी किसान आंदोलन की खुशबू आप महसूस कर सकते हैं। फिर भी एक सवाल हर जहन में आएगा, इस आंदोलन को अगर चलते चलाते हुए सरकार बेफिक्र है और सरकार यह मानकर चल रही है जब किसान निकला तो हमने डंडे बरसा दिए, किसान आगे बढ़ा तो हमने पानी की बौछारें डाल दी, किसान कुछ आगे बढ़ा तो हमने सड़क खोद डाली, किसान कुछ आगे बढ़ा तो हमने उसके सिर फोड़ डाले, उसके आगे बढ़ा तो हमने सड़कों को खोद कर वहां पर कटीले तार बिछा दिए, किसान जब बैठ गया तो हमने बिजली काट दी, हमने पानी काट दी। सवाल यह नहीं है, भारत की मौजूदा अवस्था और सामाजिक परिस्थितियों का सच यह है, इस देश के भीतर में बेरोजगारी इस चरम पर है जो इसी कालखंड में आई है जिस कालखंड में इकोनॉमिक रिफॉर्म के आश्रय इस देश में किसानी रिफॉर्म की बात सत्ता कर रही है। इस देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहां उत्पादन होता है वहां पर मजदूरों को काम नहीं है, जहां पर कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है वहां पर मजदूरों को काम नहीं है। जो मनरेगा होता है उसने कुछ हद तक ग्रामीण भारत को जिंदा रखे हुए है, लेकिन फिर भी किसानों को क्या मिल पा रहा है। और इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे डीएमके हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी को छोड़कर है, वह किसानों के इस आंदोलन को लेकर विरोध करने की स्थिति में क्यों नहीं है। दरअसल ये राजनीतिक तहरीरें जब पढ़ी जाती हैं तो ये समुद्र की वैसी लहरों की तरह होती है जिसमें किनारे खड़े हुए व्यक्ति को इसका एहसास नहीं होता है। ये ज्वार भाटा उसे अंदर खींच कर ले जाएगा या फिर वह उसको पीछे की तरफ ढकेल देगा। भारत के भीतर में राजनीतिक परिवर्तन की जो परिस्थितियां बहुत धीरे धीरे बन रही है उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। सवाल यह भी नहीं है कि पश्चिम बंगाल में किसान ममता के साथ खड़े थे और वो ताल ठोक सकते हैं कि दरअसल हमने राजनीतिक तरीके से नरेंद्र मोदी की सत्ता को वहां पर हरा दिया। यह भी नहीं कह सकती है राजनीतिक सत्ता की देखिए ये समर्थन के लिए तो बिहार भी पहुंचे थे, वहां पर तो बीजेपी को जीत मिल गई। या यह भी नहीं कर सकते हैं कि किसी राज्य में चुनावी जीत किसानों से प्रभावित होकर मिल रही है और शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसानों का सहयोग विपक्षी पार्टियों को होगा या सत्ता अपने अनुकूल परिस्थितियां बनाकर चुनाव जीत जाएगी। यह भी भारत की राजनीतिक परिवर्तन की परिस्थितियों में कहीं फिट नहीं बैठता है। दरअसल जिस स्थिति में भारतीय राजनीति जा रही है और भारतीय राजनीति ने मौजूदा वक्त में इस देश की अर्थव्यवस्था को जिस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, उसका सबसे बड़ा सच तो यही है कि इस देश में राष्ट्रीयकरण का कोई महत्व नहीं है। इस देश में सरकार किसी भी जिम्मेदारी को अपने कांधे पर लेना नहीं चाहती है। इस देश के भीतर में पूंजी ही सारी परिस्थितियों को तय करती है। इस देश में कॉरपोरेट के हाथ में अगर थमा दिया जाए इस देश को चलाने की हर संस्थान और परिस्थितियों को, तो वह कमीशन के तौर पर सरकार को ठीक वैसे ही पैसा दे देगी जैसे इस देश में टैक्स पेयर पैसा देता है।
और इस देश की गवर्नेंस चलती है। सुप्रीम कोर्ट भी टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, लेकिन मान लीजिए कल अगर कॉर्पोरेट के कमीशन द्वारा दिए गए पैसे से सुप्रीम कोर्ट चलने लगे तो आप क्या कहेंगे? इस देश के जितने भी संस्थान हैं, चाहे चुनाव आयोग ही क्यों ना हो, चाहे कृषि मंत्रालय ही क्यों ना हो, चाहे फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री क्यों ना हो, चाहे इस देश में एफसीआई क्यों ना हो, यानी इस देश के भीतर का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पूरी तरीके से सरकार मोनेटाइज करने की परिस्थिति में लाकर इस देश को खड़ा कर चुकी है और वो मान रही है कि इस देश में पूंजी का आना जरूरी है और पूंजी की जमीन पर खड़े होकर ही रिफॉर्म किया जा सकता है, तो वाकई कोई गलत परिस्थिति सरकार नहीं सोच पा रही है। लेकिन भारत के भीतर में क्या वाकई लोकतांत्रिक परिस्थितियां जो चुनाव के अनुसार जीती है उसका कोई प्रभाव, कोई असर सरकार पर नहीं है? यह सवाल इसलिए क्योंकि इस देश के भीतर में आंदोलन कई बार हुए हैं और मौजूदा वक्त का सच यह है कि इस 10 महीनों के भीतर में 3 बार भारत बंद हुआ है। इस देश में 4 राज्यों में तकरीबन 28 पंचायतें हुई हैं, लगभग 7 महापंचायतें हुई हैं। अलग अलग तरीके से इस देश का किसान इस दौर में समझने लगा है कि कॉरपोरेट का मतलब अंबानी अडानी क्यों होता है। इस देश में राजनीतिक सत्ता के मित्र कॉरपोरेट ही क्यों होते हैं और शायद वो धीरे धीरे यह भी समझ जाएगा कि आने वाले वक्त में उसके वोट को लेकर भी सरकार चिंता नहीं करती है। यानी जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार उसके पास है वोट डालने का, जिसके जरिए वो सत्ता को पलट सकती है, नई सत्ता को ला सकती है, अगर वह भी बेअसर है तो इसका मतलब है कि भारत की राजनीतिक लोकतांत्रिक अवस्था के भीतर एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति बहुत धीरे धीरे आ रही है। सवाल अब यह भी हो चला है कि किसान अगर अपने तौर पर राजनीतिक दलों को अब अपने मंच पर जगह नहीं दे रहा है, जो आज भी हुआ। आज भी कांग्रेस के नेता, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता थे, वह जब गाजीपुर पहुंचे तो उन्हें मंच पर स्पेस नहीं दिया गया, जबकि उससे पहले उस मंच पर यशवंत सिन्हा आकर बैठ चुके थे। यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, लेकिन किसानों को लेकर उन्होंने कुछ नहीं किया था। इसीलिए जब आप पॉलिटिकल पार्टीज जो पारंपरिक तौर पर भारत की राजनीति में कभी सत्ता पाती है, कभी विपक्ष में रहती है, उस परंपरा को इस दौर ने इसलिए ध्वस्त कर दिया है क्योंकि पहली बार भारत के भीतर राजनीतिक सत्ता कोई सरकार नहीं चला रही है। भारत के भीतर में संविधान के मातहत चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ध्यान दीजिए, लोकतंत्र मुक्त भारत, हम इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि सितंबर का ही महीना था। 20 सितंबर को राज्यसभा में, 20 सितंबर 2020 को जो राज्यसभा में जिस तरीके से इन 3 कृषि कानूनों को पास किया गया, वो क्या कोई भूल सकता है? यकीनन यह सवाल है कि अगर लोकतंत्र चुनाव जीतेगा, उसकी बातों को क्यों दिखाया जाए? इसका एक मतलब साफ है कि भारत के भीतर में लोकतांत्रिक राग अलापते हुए जो संसदीय चुनाव होते हैं वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए होते हैं। भारत के भीतर में संस्थान जो काम करते हैं वो सिर्फ सत्ता के लिए काम करते हैं। भारत के भीतर में जो चेक एंड बैलेंस, चाहे वो जुडिशरी का हो, एग्जीक्यूटिव का हो, या फिर अपने तौर पर मीडिया की परिस्थिति भी क्यों ना हो, ये सारी परिस्थितियां बताती है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया यह भी सत्ता के लिए ही है। इससे पहले कभी किसी ने उपयोग नहीं किया, लेकिन इसके ठीक समानांतर ऐसी आर्थिक परिस्थितियां इससे पहले कभी आई भी नहीं। आज सुबह से जब मीडिया पर यह चलता रहा कि देखिए कितनी परेशानी लोगों की है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं इसी मीडिया के भीतर में अगस्त 2016 में 10,26,000 लोग काम कर रहे थे और अगस्त 2021 में 5 बरस के बाद इस मीडिया के भीतर काम करने वालों की तादाद 78% कम हो गई, वह 2,61,000 पर आ गई। क्या इस बात को लेकर कोई चिंता है? बैंक कर्मियों की जो तादाद थी 2015 में वह तकरीबन 13 लाख थी। आज की तादाद में वह बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 2018 में 13,63,000 तक गई, लेकिन 2021 में वह घटकर 13,25,000 पर आ गई। यानी इस बीते 5-6 सालों में सिर्फ 25,000 बैंक कर्मियों को नौकरी मिली और जो निकाले गए इस दौर में उनकी संख्या 62,000 से ज्यादा है। इस देश में कौन सा काम हो रहा है? इस देश के भीतर में उस गवर्नेंस का काम हो रहा है जिस गवर्नेंस के आश्रय सरकार को यह बार बार बताना है कि हमारी मौजूदगी उस बेफिक्री वाली है जिसमें तत्काल में आपको यही नजर आएगा, जिसमें हम कहेंगे छोटे और सीमांत किसान इस आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं कर रहे हैं। हर कोई जानता है यह देश हैंड टू माउथ है, यानी अगर नौकरी नहीं करेगा, मजदूरी नहीं करेगा तो अगले शाम वो खाएगा क्या, यह उसके सामने सवाल है। और इस सवाल से सरकार ने कभी भी रास्ता दिखाने की कोई कोशिश नहीं की। ध्यान दीजिए, कमोवेश हर क्षेत्र में आज सरकार ने इस बात का ऐलान किया कि हम डिजिटल कार्ड बनाएंगे, मेडिकल का,
प्रधानमंत्री मोदी टेलीविजन पे आए, वहीं से उन्होंने ऐलान कर दिया। वो सड़क पर आकर इन बातों का जिक्र नहीं कर सकते हैं। सड़क पर आकर वो देर रात में, अंधेरे के दौर में, वह सेंट्रल विस्टा जहां पर नई पार्लियामेंट बन रही है, उस पार्लियामेंट का जिक्र वो अपने तौर पर देखकर करना चाहते हैं। लेकिन यह भी समझना होगा, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट जो बनी उसका पैसा भारत नहीं दिया था। लेकिन अफगानिस्तान में संसदीय व्यवस्था नहीं है। अफगानिस्तान के भीतर की परिस्थितियां जो नाजुक हो चली है, उसकी तुलना भारत से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इमारतों में लोकतंत्र और इमारतों में संविधान नहीं बचता है, उसके साथ सरोकार की जरूरत होती है। और ये परिस्थितियां भारतीय राजनीति ने सरोकार को जनता के साथ क्यों खत्म कर दिया है। जब रात के 9 बजे सेंट्रल विस्टा में मजदूरों से मिल सकते हैं, काम देख सकते हैं कैसे संसदीय प्रणाली चल रही है, उसकी जो इमारत खड़ी होगी, उस परिस्थिति में वह दिल्ली के सीमा पर आकर किसानों से संवाद क्यों नहीं बना सकते हैं। कई मतलब इसके निकलते हैं। भारत की राजनीति में जो ट्रांसफॉर्मेशन की परिस्थितियां बन रही है, ये खतरे की घंटी शायद बीजेपी के लिए है। ये खतरे की घंटी शायद उन पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए भी है जिनके हाथ में अपने अपने राज्य में सत्ता है और वो केंद्र का विरोध सिर्फ किसानों के साथ खड़े होकर एक एसेंस के तौर पर या औपचारिक तौर पर कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि भारत अगर जिंदा है तो वह फसलों पर ही जिंदा है। और भारत का फसल का प्रोडक्शन इसी 5-6 साल में, मोदी काल में, किसानों ने अपने बूते बढ़ाया है। उसमें सहयोग सिर्फ इतना रहा कि जो फर्टिलाइजर था उसकी आवाजाही कहीं नहीं रुकी, लेकिन खेती महंगी होती चली गई। लेकिन उसकी एवज में कीमत किसानों को नहीं मिलती रही। जो बार बार इस बात का जिक्र होता है कि हमने दुगनी परिस्थिति में लाकर किसानों को मुनाफे के साथ खड़ा करने का जो दावा किया है, 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जो किसानों को मिलता था इससे पहले, उसके समानांतर जो वो मजदूरी करता था, इसके समानांतर वह जो पशुधन से कमाता था, इसके समानांतर बाकी जो भी हो सकता है, चाहे वो दूध बेचे, लेकिन खेती से उसकी आय में बढ़ोतरी नहीं हुई। हमें लगता है यहां कुछ तथ्यों को समझने की जरूरत है। जिस ट्रांसफॉर्मेशन का हम आपसे जिक्र करना चाहते हैं, उसमें जो बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसे भी आज जरा माइन्यूटली समझने की कोशिश कीजिए। आरएसएस बार बार कहती है हमारा मुखपत्र पांचजन्य नहीं है। जब जब पांचजन्य में कुछ ऐसी बातें छपी जो कि राजनीतिक सत्ता या उसकी पॉलिटिकल पार्टी या आरएसएस के लिए समाज में घातक होती है, तो वो पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन एक नया परिवर्तन आया। इस परिवर्तन का हम जिक्र आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस वक्त इस देश में आरक्षण का जिक्र था, जब बिहार के इलेक्शन पिछली बार थे, तो आरक्षण का विरोध सरसंघचालक ने किया था, पांचजन्य छापा, बाद में उससे बदल गए। इससे पहले भी 3 घटनाएं ऐसी हो चुकी है जिसमें, लेकिन ये नई परिस्थिति है। इस नई परिस्थिति में ध्यान दीजिए, जो ग्रोसरी का मार्केट है रिटेल सेक्टर का, वो लगभग 40 लाख करोड़ का है। और भारत के भीतर में जो ओवरऑल रिटेल सेक्टर है वो तकरीबन 63 लाख करोड़ का है। अमेजन और अंबानी उसी में दौड़ लगा रहे हैं कि उनके पास सबसे ज्यादा इस बाजार का कब्जा उनके पास रहे। अमेजन को लेकर पांचजन्य ने जब यह लिखा कि वह घूस देता है अपनी अनुकूल नीतियों को करने के लिए और वह ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर है, पांचजन्य कह रहा है। और ठीक इससे पहले इन्फोसिस को लेकर उसने कहा था, जो कि एक लिहाज से आपकी टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, उसको उसने भारत विरोधी करार दिया था। यह बात इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आरएसएस की पहचान भारत के उस सांस्कृतिक सरोकार के साथ रही है जो सांस्कृतिक सरोकार किसान, मजदूर, आदिवासी और भारत के उन तमाम परिस्थितियों से जुड़ते हैं जो कि कल्चरली और सोशली, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हुए रहते हैं। और उनकी जरूरतों को भी आरएसएस बार बार उठाते रही है। इसीलिए उसने किसान संघ बनाया, मजदूर संघ इसीलिए बना, स्वदेशी मंच इसीलिए बनाया गया। लेकिन आज की तारीख में आप देखिएगा जो उथल पुथल भारतीय समाज के भीतर में है, उसमें वह उस दिशा में उंगली उठा रही है आरएसएस या पांचजन्य, जिसके जरिए वह इस बात का ऐलान करना चाहती है कि मोदी गवर्नमेंट जो स्पेस दे रही है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, उसमें सत्ता भी इन्हीं की रहे और विपक्ष भी यही रहे। अमेजन अगर कानून अपने अनुकूल बनाकर इस देश में ब्यूरोक्रेट्स को घूस देता है, तो फिर सरकार ने तो ऐलान किया है हम करप्ट नहीं है, किसी को करप्शन करने भी नहीं देंगे, तो आप क्यों नहीं कर पाए? और आरएसएस इस बात को उठा रहा है, पांचजन्य इस बात को उठा रहा है। जब देश विरोधी या इन्फोसिस तो इस देश में कैसे चल पा रहा है? जब वो कहते हैं कि वो चाइना के अनुकूल हो गया, कभी कहते हैं अमेरिका के अनुकूल हो गया, कभी कहते हैं पश्चिमी सभ्यता के अनुकूल हो गया। इसका मतलब यह है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आरएसएस में आया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन बीजेपी के भीतर आया है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्रियों को इस बात का एहसास हो चला है कि उनकी जिंदगी तभी तक है जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में है। और नरेंद्र मोदी को भी इसका एहसास हो चला है कि धीरे धीरे इस देश के लोग ही नहीं बल्कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी और आरएसएस को भी अपने ऊपर जब निर्भर कर लिया जाएगा, यानी एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए, अगर अपने ऊपर निर्भर कर लिया जाएगा तो वह उन्हें सही मानेंगे। क्या ये लोकतंत्र मुक्त भारत की दिशा में बढ़ती हुई परिस्थितियां हैं? दूसरी बड़ी बात यह है कि जब आप
इस परिस्थिति में इन 3 कानूनों को लेकर आए तो उसके भीतर का एक पाठ बड़ा साफ है। भारत किसान मुक्त होना चाहता है। किसान मुक्त से मतलब यह है कि यह मजदूर तो चाहता है लेकिन किसान नहीं चाहता है। किसान ऐसा किसान नहीं चाहता है जिसके पास जमीन हो, जो तय करे कि हम कौन सी फसल उपजाएंगे, जो सरकार से इस बात को संविधान के मातहत मिले हक का जिक्र करे कि हमको आप इतने अनाज की इतनी कीमत दीजिए। वह कोई